हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय ह्यूमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन। आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे ना। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पूछा है पहला क्वेश्चन में कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखिए भैया क्वेश्चन आपके किताब में भी होगा। आप किताब अगर एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा है तो आप एनसीईआरटी का किताब भी लेके बैठेंगे तभी आप मैथ कर पाएंगे कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी के अलावा आप कोई आप लेके बैठेंगे, कोई और किताब लेके बैठेंगे तो शायद मिसमैच हो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी का किताब ही लेके आप बैठे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पहला क्वेश्चन में पूछा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? फिर पूछा क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन में एक चीज का जिक्र किया है, बार बार बोला है, कई बार आया है वर्ड, जैसे परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी परिमेय संख्या का एक सिंबल है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है कि p और q पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या को शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो बेसिक का जो हम लोगों ने पढ़ा था संख्याओं के बारे में, बेसिक पार्ट 1 जो कंप्लीट किया था, तो उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा किया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां से आप देख सकते हैं, परिमेय संख्या के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए हम लोग ने वहां पे लिखा था कि ऐसी संख्या है जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। जहाँ p और q दोनों क्या होता है, पूर्णांक होता है। और वहां पे कंडीशन था कि q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने बताया था कि पूर्णांक क्या होता है भाई। पूर्णांक ऐसा होता है जिसमें माइनस प्लस और जीरो सब आता है, जिसमें पूर्ण नंबर आता है, जिसमें प्लस माइनस जीरो सब आता है, जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो भी आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो भी आएगा, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है बच्चा, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से नीचे से जीरो हट जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आ सकता है लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक। और अंत में देखिए पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो अंश में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, बट हर में हमारा केवल पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो भाई देखिए शून्य हमारा अंश में है, शून्य हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, बस इतना आप लिखेंगे। पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया अच्छा, ठीक है। फिर आगे कोई प्रश्न, फिर अगेन क्या है कोई क्वेश्चन कि क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा, इसके आगे आप लिखेगा कि हाँ इसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां वो कंडीशन दिया है कि p और q पूर्णांक होता है, तो p और q पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसका उदाहरण, आप उदाहरण से इसको अच्छे से समझा सकते हैं, उदाहरण देकर। उदाहरण देखिए जो हमारा न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसमें प्लस माइनस जीरो सब आता है। क्योंकि यहाँ शून्य की बात किया तो अंश में आप सारा एग्जाम्पल जो भी लिखेगा, अंश में आप क्या लिखेगा, जीरो लिखेगा, ठीक है। अंश में आप जीरो लिखेगा। हर में आपको जो कुछ लिखना हो, हर में आप जो कुछ लिखा है, मतलब जीरो के अलावा आप पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे -8 लिख दिया हमने, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, और आप लिखना चाहते हैं तो 0.1 लिख लीजिए,
0/100 लिख लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कर्मीय संख्या का उदाहरण हो गया। तो अब देखिएगा ध्यान से कि जीरो अगर अंश में है, इसका फाइनल आंसर जीरो ही होता है। इन सब जितना भी हमने ये सब लिखा है, इन सब का फाइनल आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था कि क्या शून्य एक कर्मीय संख्या है? तो आपका आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक कर्मीय संख्या है। फिर पूछा है आगे क्वेश्चन में कि क्या इसे आप p/2 के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बोलेगा कि हाँ, इसे हम p/2 के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 0.8, 0.7, 0.5, 0.4, 0.1, 0.100, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं शून्य कर्मीय संख्या, मतलब कर्मीय संख्या के, ठीक है। हम लोगों ने वहां पे आप बात किया था कर्मीय संख्या में कि जो शून्य के दाईं तरफ के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको धनात्मक कर्मीय संख्या बोलते हैं। शून्य के बाईं तरफ जितने नंबर होते हैं उनको ऋणात्मक कर्मीय संख्या बोलते हैं। शून्य के बारे में हम लोगों ने एक बात वहां पे किया था कि शून्य न तो धनात्मक कर्मीय संख्या होता है और ना ही ऋणात्मक कर्मीय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं होता है, लेकिन रेशनल नंबर होता है, मतलब कर्मीय संख्या ये होता है। धनात्मक कर्मीय संख्या ऋणात्मक कर्मीय संख्या नहीं होता है, लेकिन ये कर्मीय संख्या होता है। तो हमसे शून्य के बारे में पूछा था बेटा, क्या शून्य कर्मीय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य कर्मीय संख्या, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में छह कर्मीय संख्या कैसे होगी? देखिए हमारा प्रश्न है 3 और 4 के बीच में छह कर्मीय संख्या, ठीक है, छह कर्मीय संख्याएं कैसे होगी, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने प्रश्नावली 9 सेक्शन 9 का प्रश्नावली 1 का जो बेसिक पढ़ा था, जो हम लोगों ने परिचय पढ़ा था पार्ट 2 वाला। पार्ट 2 के परिचय में हम लोगों ने यही बताया था बेटा कि दो कर्मीय संख्याओं के बीच में कर्मीय संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं ना। तो इसको हमने दो तरीके से पढ़ा था। यहाँ पे छह कर्मीय संख्या पूछा है, तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 3, इसके बाद में कुछ नहीं करता 1 लिख देंगे। फिर हमें दूसरा कर्मीय संख्या है 4, इसके बाद में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, ठीक है। हमने बोला था कि इनका हर समान रहेगा, तो हम लोग जितना कर्मीय संख्या पूछता है उससे एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं अंश और हर में, ठीक है। जैसे यहाँ 6 कर्मीय संख्या पूछा है, क्योंकि पर इसका हर समान है तो हम जितना पूछा है उससे बढ़ा के गुणा करेंगे। हमने 6 कर्मीय संख्या पूछा है ना, ठीक है, 6 कर्मीय संख्या पूछा है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 7। तो 7 से हम अंश में हर में दोनों में गुणा कर लेंगे, इधर भी हम 7 से गुणा कर लेंगे। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 बटा कितना हो जाएगा 7, और इधर हमारा पास 7 चौके 28 बटा 7। अब इनके बीच में हमें बताना है 7 6 कर्मीय संख्या, तो 21 के बाद क्या आता है 22 बटा 7, फिर 23 बटा 7, फिर 24 बटा 7, फिर 25 बटा 7, फिर 26 बटा 7, फिर 27 बटा 7 और ये 28 बटा 7 है ही। देखिए 1 2 3 4 5 6 कर्मीय संख्या मिल जाना है। अगर हम इनको दशमलव में बदलेंगे तो वो बेटा 3 और 4 के बीच में ही आएगा। आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका ये फर्स्ट तरीका हो गया बेटा। फर्स्ट तरीका तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसे इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि अतः 3 और 4 के बीच 6 कर्मीय संख्या हमारे पास क्या हो सकता है 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7 है, ठीक है बच्चा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरे टाइप पे चलते हैं कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा तो मान लेते हैं कि हमारे संख्या रेखा पे यहाँ पे क्या है 3 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं 4 है। इनके बीच में 6 कर्मीय संख्याएं बतानी है ना। चलिए हमने 6 लाइन की है, 1 2, चलिए 6 लाइन नहीं की है, इनके ठीक बीच का संख्या निकालना होता है ना। चलिए हमें 6 का कर्मीय संख्या निकालना है, कुल मिला के उतना है, ठीक। तो 3 और 4 के ठीक बीच के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। तो इसको हम यहाँ पहला हमारा स्टेप है पहले कर्मीय संख्या के लिए ना, पहली कर्मीय संख्या के लिए हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, चलिए पहला कर्मीय संख्या के लिए हमने यहाँ पे a बराबर क्या मानेंगे 3, ठीक है, b बराबर क्या मान लेंगे 4। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b होता है, ठीक है। ये 1/2 या a का वैल्यू बेटा 3 है, b का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो ये जाएगा 7/2, 7/2 हो जाएगा, दशमलव बदलेंगे तो 3.5 जाएगा। ये हमारा 7/2 निकल गया, ठीक है। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें दूसरा परिमेय संख्या निकालना हो बच्चा, है ना, दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर हम क्या मान लेते हैं 3 और b बराबर हम इसी को मान लेते हैं 7/2। तो इन दोनों के ठीक बीच में कोई परिमेय संख्या हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला हमारे पास आ जाएगा, तो 1/2 होता है, a प्लस b होता है। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस b का वैल्यू है 7/2। ठीक है, ये जाएगा 1/2, 3 गुना 6 6 7 13, 13/2 में इनका गुणा करेंगे तो 13 एकम 13, 2 गुना 4, दूसरा वाला जाएगा 13/4। इनके ठीक बीच का क्या आएगा 13/4 आएगा। तो दो परिमेय संख्या भी निकला बेटा, हमें चाहिए तो 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस बनाते हैं। अब इन दोनों के ठीक बीच में निकाल लेते हैं हम। तो देखिए a बराबर हम क्या मान लेंगे 7/2, b बराबर हम मान लेंगे 4। तो तीसरा वाला परिमेय संख्या हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 a प्लस b। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, a की वैल्यू कितनी है 7/2, b की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, b की वैल्यू 4 है, ये जाएगा 1/2, तो 4 गुना 8 और 7 15, 15/2 हो गया। ये 15 कम 15 कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा आएगा 15/4 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ठीक परिमेय संख्या निकाला। अब चौथा निकालना है, तो भाई इन दोनों को ये भी मान लेते हैं। फिर a बराबर हमारे पास 7/2 हो गया और b बराबर कितना हो गया 15/4। तो चौथा वाला निकालना है परिमेय संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 1/2 a प्लस b लिखेंगे। ये जाएगा 1/2, a की वैल्यू क्या है 7/2 प्लस b की वैल्यू क्या है 15/4 है। ये जाएगा 1/2, इनका एलसीएम कितना आएगा भैया 4। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 गुना 4 7 गुना 14। ठीक है, 2 गुना 4 7 गुना 14, 4 एकम 4, 15 एकम 15। तो 15 और 14 कितना हो जाएगा 29/4। ठीक है, 29/8। ठीक है, इनके ठीक बीच में कौन सा आएगा 29/8। कितने निकल गए, देखिए 1 2 3 4 निकले। ठीक है, इनके बीच में तो हमें बताना ही था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पांचवी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके किसी दो के बीच में मान लेंगे, किसी को a भी मान लेते हैं, इनको a इनको b मान लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर हम कितना मान लेते हैं 13/4। ठीक है, और b बराबर हम कितना मान लेते हैं 7/2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो पांचवा परिमेय संख्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b। ये जाएगा 1/2, a का वैल्यू कितना है 13/4 प्लस b का वैल्यू कितना है 7/2। ठीक है, तो 1/2 4 हो गया लसन, 4 एकम 4, 13 एकम 13, 2 गुना 4 7 गुना 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 13 14 कितना हो जाएगा 27, है ना, 27 बटा कितना 4। ये जाएगा 27 एकम 27/8। तो ये हमारा हो जाएगा, इनके बीच में कितना जाएगा 27/8 हो गया। कितने हो गए 1 2 3 4 5। ठीक, अभी एक परिमेय संख्या बचा है, तो किसी को ये भी मान के कर लीजिएगा, जैसे हम इसको ये और इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर 3 मान लिया हमने, b बराबर कितना मान लिया 13/4। तो अब छठवां परिमेय संख्या हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा a/2 फिर a प्लस b। ठीक है, फिर देखिएगा a/2 हो गया, a का मान कितना है 3 प्लस b का मान कितना है 13/4। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 1/2, 4 के 12 और 4 के 12 प्लस 13 कितना जाएगा 25, 25/4। ये जाएगा 25 एकम 25, 4 गुना 8। तो ये कितना जाएगा 25/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या हमारे पास निकल गई, 6 परिमेय संख्या है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 29/8, 15/4 है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्या जैसे ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है ऐसे फार्मूले से, तो आप इसे फार्मूले से कर लीजिए, नहीं इसके फार्मूले जो मेथड बताए थे आप उससे भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा बच्चा, तो इसको एक बार और से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, 100% आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3/4 हमारा तीसरा है, 3/4 और 3/4 और
सॉरी 3/5 है, सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे बच्चों इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम कैसे याद करेंगे? आपके पास दो मेथड हैं, अब दोनों में से कोई एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, जो दोनों आपने जो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आइए हम एक बार फिर से आपको इसको फिर से समझाते हुए इसको सब सॉल्व बताते हैं अच्छे से। इसको आप एक बार अपने से करने की कोशिश करिएगा ना, सीखने के बाद आप इसको खुद से लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले देखिए 3/5 एक तरफ लेते थे, एक तरफ कितना है 4/5। देखिए इनका हर बराबर है और इसे हर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे जब ऐसा कंडीशन आया और 5 परिमेय संख्या पूछा है तो यह 5 में जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6। 6 से हम इसके अंश में गुणा और हर में गुणा कर लेंगे, यहाँ पे भी हम 6 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 के 18/30 रहेगा और यहाँ पे जाएगा 6 से 24 बटा कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 24/30 हो जाएगा 18/30, इनके बीच में 6 परिमेय संख्या सॉरी 5 परिमेय संख्या चाहिए, 18 के बाद कितना आ गया 19/30। ठीक है, तो फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, ठीक है, फिर 23/30, फिर 23 के बाद देखिए 24/30 यहाँ पर गया, तब तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गए, तो लिखेंगे हम अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या कौन कौन थे? देखिए इस जो कट होने लायक होगा उसको कट भी कर सकते हैं आप, जैसे आप इसको पहले तो 19/30 लिख दीजिए ना, कमा 20/30, ठीक है, कमा 21/30, फिर कमा 22/30, फिर 23/30। फिर अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो इसको 19/30 आप लिख दीजिए ना, फिर 2 0 0 कैंसिल हो गया तो आपका आएगा 2/3, फिर 3 7 21 होता है और 3 10 में 30 तो 60/10 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो ऊपर 11 और इसको 2 से काटेंगे तो नीचे 15 हो जाएगा, फिर ये कटेगा है नहीं तो 23/30। हमारा फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिलहाल ये ज्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, समझेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये पहला तरीका समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम चलते हैं दूसरे तरीके पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इसका सेकंड मेथड से। इसका सेकंड मेथड हमारे पास क्या था, हमने आपको बताया था कि 3/5 है, एक तरफ 3/5 लिख दीजिए, एक तरफ 4/5 लिख दीजिए। ठीक है, इनके बीच में हमें केवल 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो अब हम यहाँ पे पहला परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। बेटा पहला के लिए तो ये पहला परिमेय संख्या हो चाहे कोई भी परिमेय संख्या हो, सेकंड मेथड में हम अंतर के लिए बताया था कि ए बराबर हम पहले वाले परिमेय संख्या को मान लेते हैं और बी बराबर हम दूसरा वाला परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें पहला परिमेय संख्या निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b। तो यहाँ देखिए 1/2 हो गया, a का वैल्यू है कितना 3/5, b का वैल्यू है कितना 4/5। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, इनका हर बराबर है बेटा, तो डायरेक्ट अंश जुड़ जाएगा, 4 से 7 हो जाएगा, तो 2 गुणे 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे 7 एकम 7 और 5 गुना 10, तो ये हमारा 7/10 इनके ठीक बीच का परिमेय संख्या है, एक तो 7/10 आ गया। ठीक, अब हमें दूसरा हल करना है, तो इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर 3/5 मान लेते हैं बच्चा, बी बराबर हमने 7/10 मान लिया। तो दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b। ये देखिए 1/2 हो गया, a का वैल्यू है 3/5 प्लस b का वैल्यू है 7/10। तब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया, इनका 10 कितना आएगा 10, 5 गुना 10 3 गुना 6, 10 एकम 10 7 एकम 7। ठीक है, तो 1/2 हो गया, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13/10, फिर 13 एकम 13 और 10 गुना 20, दूसरा हो गया 13/20, इनके बीच में कितना आएगा 13/20। ठीक, अब हमें तीसरा परिमेय संख्या निकालना है, तो इसको हम a मान लेते हैं, a बराबर 7/10 मान लेते हैं और b बराबर 4/5 मान लेते हैं। तो तीसरा परिमेय संख्या हमें निकालना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 a प्लस b। ठीक है, 1/2 हो गया,
ए की वैल्यू कितनी है 7/10, बी की वैल्यू कितनी है 4/5 है। ठीक है बच्चों, तो 1/2 हो गया। इनका लक्ष्य कितना आएगा 10 आएगा, 10 एकम 10, 7 एकम 7, 5 गुना 10, 4 गुना 8, तो 1/2 हो गया इंटू 8 7 15, 15/10 हो गया, 15 एकम 15 और 10 गुना 20। ठीक है, ये हमारा 15/20 हुआ है। इनके बीच में 7/10 और 4/20, ठीक है 15/20। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 हुआ। अभी हमें दो और चाहिए। ठीक है, तो अब हम किसको ए और किसको बी मान लेते हैं, चलिए हम उनको ए और इनको बी मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू कितना है 7/10 और बी इक्वल टू कितना है 15/20 है। ठीक, 3 तो हो चुका है, चौथा हम निकालना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले 1/2 ए प्लस बी, तो 1/2 हो गया। ए की वैल्यू क्या है 7/10, बी की वैल्यू कितना है 15/20 है। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2, इनका एलसीएम आएगा 20। ठीक है, तो 10 गुना 20, 7 गुना 14, 20 एकम 20, 15 एकम 15। ठीक है, 20 एकम 20, 15 एकम 15, तो 1/2 हो गया। 14 प्लस 15 कितना हो गया 29/20, तो ये जाएगा 29 एकम 29, 20 गुना 40, तो 29/40 रहेगा इनके बीच में। 4 हो गए, एक और चाहिए हमें, है ना, तो इन दोनों के बीच को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं ए इक्वल टू हमारे पास कितना मान लेते हैं 13/20 और बी इक्वल टू मान लेते हैं कितना 7/10। तो पांचवा अगर हमें निकालना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 ए प्लस बी। ठीक, 1/2 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 13/20 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7/10, तो इनका एलसीएम कितना आएगा उसमें, इनका एलसीएम आएगा 20। ठीक है, 20 एकम 20, 13 एकम 13, 10 गुना 20, 7 गुना 14, तो 1/2 हो गया। 13 प्लस 14 कितना हो गया 27/20, तो इनका गुणा कर लेंगे तो 27 एकम 27, 20 गुना 40। ठीक है, तो इनके बीच में कितना आएगा 27/40। इनके बीच में 5 तरह संख्या तो वही कह रहे थे 1 2 3 4 5। ठीक, ये इनके और इनके बीच में बताना था, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, तो लिखेंगे हम अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है ना, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सा होगा 5 परिमेय संख्या हमारे पास आया है आंसर 13/20। ठीक है, कामा 27/40, कामा 7/10, कामा 29/40, कामा 15/20। अब इसमें अगर कोई सिंप्लीफाई हो सकेगा तो करके लिखेंगे, नहीं हो छोड़ देंगे, इतना है। या फिर आप इसमें थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 13/20, फिर ये कटेगा नहीं, अब ये भी नहीं कटेगा तो 27/40, फिर ये भी नहीं कटता 7/10, ये भी किसी से नहीं कटेगा 29/40, ये कटेगा 5 से, 5 या 15, 5 से 20, ये इतना है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ये हमारे है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा है। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से हम लोगों ने इसको हल करना देख लिया। आपको जैसा अच्छा लगेगा बच्चों आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला सब सॉल्व समझ आया होगा। और आप लोगों के मन में ये प्रश्न अगर उठ रहा हो कि यार दोनों का आंसर अलग अलग आया है, इसके पहले वाले जो हम लोगों ने किया था उसका आंसर अलग आया था, इस वाले का आंसर अलग आया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2 परिमेय संख्या अगर दिया है तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो भाई अनंत में से बहुत सारे आंसर आएंगे। ठीक है, तो उनमें से बस आपको इतना ध्यान रखना है जो हमारा आंसर आया है ना, वो इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इनको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर इनको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए जल्दी से, और उसके बाद चेक कर लीजिए फटाफट कि ये उनके बीच में है कि बाहर है कि पहले है। ठीक है, वैसे ये बीच में ही आएगा मुझे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से खुद से कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझेंगे बात, तो हमें लगता है कि आज ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन हमारा सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, सत्य या असत्य में कथन है इसका बताना है। ठीक है,
चलिए ये पूछा है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो इसका आंसर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर आप खुद भी दे सकते हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक देखना हो तो वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या क्या होता है हमने डिटेल में चर्चा किया हुआ। आप वहां से पहले उसको देख लीजिएगा अच्छे से, तब आप इधर आइएगा, बहुत अच्छे समझ आएगा आपको। ठीक है, वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख के आइएगा, सारा क्वेश्चन लग जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूछा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब सभी के सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो ध्यान समझिए, पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, फिर उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा, प्राकृतिक संख्या हमारा जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। और जो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक माने होता है सभी, मैंने हर एक प्राकृतिक संख्या, मतलब यहाँ से जितनी भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है। हाँ भाई, सभी की सभी प्राकृतिक संख्या वो जितने भी हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्या में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सत्य है, यानी ये क्या है, सही है, सही बात क्या है, समझा। हाँ, अगर इसी का उल्टा होता, मान लीजिए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर होता असत्य। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो आंसर नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, केवल 0 एक ऐसी संख्या पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा कि क्यों सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये बताना है सत्य सत्य, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब आप ये भी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आप देखिए इसका आंसर भी आप खुद ही बता सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों, अगर आप पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण क्या संख्या होती है अगर आप ये जानते हैं तो भाई इसका आंसर आप आराम से दे पाएंगे। तो उसके लिए आप जाके पार्ट 1 बेसिक देख लीजिए, और यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, जो पूर्णांक होता है बेटा ना, वो हमारा जैसे 0 1 2 3 4 5 इधर इनफाइनाइट तक तो जाता ही है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, फिर -4 -5 इधर अनंत तक जाता है ना, निगेटिव इनफाइनाइट तक जाता है और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि प्रत्येक पूर्णांक, ये सारे के सारे पूर्णांक है हमारे, और पूर्ण संख्या पूछा है होता है। तो पहले पूर्ण संख्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो पूर्ण संख्या होता है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, पॉजिटिव अनंत तक, है ना। तो 0 से यहाँ के इधर के तो सारे नंबर मिलेंगे, दोनों के, पूर्णांक के भी पूर्ण संख्या के भी। पूर्णांक के भी इधर के सारे नंबर एक जैसे हैं, पूर्ण के भी सारे नंबर इधर के एक जैसे हैं। हमसे पूछा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, मतलब क्या सारे के सारे पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पूर्णांक में हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं आ सकते, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा ये असत्य होगा। हाँ, अगर प्रश्न ही उल्टा पूछा होता कि क्या सभी के सभी पूर्णांक सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, हाँ तो सभी के सभी पूर्ण संख्या ये पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। यहाँ की ये जो निगेटिव नंबर है वो पूर्ण संख्या में नहीं आते, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा, असत्य होगा। बोला कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इस वजह से ये क्या है, असत्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट। ठीक है, आज हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट है सत्य सत्य का, अभी चैप्टर हमारा जाएगा प्लीज 1.1 आज पूर्ण रूप से हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हम आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है सर, 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, दोनों होता क्या है।
तो हम इस तरफ लिख देते हैं परिमेय संख्या और एक तरफ लिख देते हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को समझते हैं। जो पूर्ण संख्या होता है ना, वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और जो परिमेय संख्या होता है बेटा, वो हमारे सारे के सारे पूर्ण संख्या इसमें आएंगे, है ना। उसके अलावा परिमेय संख्या हमारा p/2 के रूप में फ्रैक्शनल वैल्यू भी आती है। जैसे सारे नंबर तो दिए हैं, उसके साथ ही साथ इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू, भिन्न की वैल्यू भी आती है ना। जैसे 3/5 हो गया, है ना, 6/7 हो गया, 8/9 हो गया, है ना, ठीक है, 10/12 हो गया, ऐसे करके, या 5/6 हो गया, ऐसे करके, हाँ ठीक है, और -7/3 हो गया, ऐसे करके आएंगे, नेगेटिव जाते हैं इसमें, ठीक है। जीरो भी होता है, जैसे 0/6 हो गया, है ना, 0/5 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए, इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू ही सिर्फ नहीं आता है, इसमें आपका प्राकृतिक संख्या भी इसमें आता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर है, ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो सम संख्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी परिमेय संख्या आएंगे। फिर विषम संख्या भी हमारा 1 3 5 7 9, ये सभी हमारे आते हैं, परिमेय संख्या के ही उदाहरण है। और जो पूर्ण संख्या होता है, ये सारे के सारे पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये फ्रैक्शनल जो परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है वो भिन्न के रूप में भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। ये होल नंबर होता है, मतलब केवल संख्या के रूप में होता है, इसमें दशमलव या भिन्न नहीं आता है। और क्योंकि परिमेय संख्या में दशमलव और भिन्न सब आता है, इसलिए सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। कभी पूछा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप बोलेंगे नहीं होती है। यानी ये कह रहा है कि होती है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये गलत कह रहा है, यानी ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। आइए में तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोगों को ये सारे चैप्टर 1.1 प्रश्नावली 1.1 सेक्शन 9 का आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.2 पे, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा सब सारा क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है या नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अगर कोई आपको कुछ दिक्कत लगती है। हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगर हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन या मैसेज चला जाए। और वीडियो को बेटा कमेंट भी करें आप, और लाइक कर दें चैनल को, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक। चलते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।